बिहार बोर्ड फाइनल मैट्रिक परीक्षा में बस कुछ ही दिनों का समय शेष बच गया है। बस कुछ ही दिनों के बाद आप सभी स्टूडेंट अपने अपने परीक्षा हॉल में बैठे होंगे, आपके सामने प्रश्न होगा और आप उस प्रश्न का जवाब दे रहे होंगे। लेकिन परीक्षा से पहले जिस तरीके का क्लास टारगेट बोर्ड यूट्यूब चैनल पे चल रहा है और जिस तरीके से हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अगर आप लोग इस तरीके का पूरा प्रैक्टिस करते हैं तो फिर पूरा नंबर आपको परीक्षा में मिलेगा। परीक्षा में 1 नंबर का भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज का यह क्लास विज्ञान का होने वाला है, यानी कि साइंस का, और साइंस से संबंधित 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। पहला नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल के ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा, आपके स्क्रीन के ऊपर। आप लोग जल्दी से बताइए पहला का सही जवाब कौन सा होगा। कमेंट बिल्कुल भर दीजिए एकदम। बताइए पहला नंबर क्वेश्चन, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। तो पहला का सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय संलयन, यानी पहला का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र, दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। दूसरा का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए, उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। आप लोग जल्दी से बताइए कि टिंडल का प्रभाव कहां पर देखा जाता है। तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा जंगल में। तीसरा का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या, तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। ध्यान रखिएगा, अपवर्तन के सिद्धांत पर। चौथा का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट गेस क्वेश्चन ले लिए हैं तो वह गेस क्वेश्चन से ही अब तैयारी करेंगे। और हम पूरे गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर आप लोग पूरा गेस क्वेश्चन याद कर लेंगे तो फिर 80% नंबर आपका हर हाल में आएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि 70-80% से ज्यादा नंबर आए तो इसके लिए आप लोगों को टारगेट बोर्ड वाला गेस क्वेश्चन जरूर लेना चाहिए। यहां पर बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे थे कि सर गेस क्वेश्चन के लिए आप पैसा मत लीजिए, गेस क्वेश्चन फ्री में दे दीजिए। तो देखिए, हम फ्री में तो नहीं दे सकते, क्योंकि इसके पीछे हमारी कुछ मजबूरी है। हम पिछले 10-15 दिनों से इसे टाइपिंग करवा रहे थे। कुछ लड़के ऐसे थे जो कि हम स्पेशल रखे हुए थे सिर्फ टाइपिंग करने के लिए, लिखने के लिए, तो उनको हम खुद अपने पास से पैसा देते थे। तो इसके लिए हम आपसे थोड़ा सा रकम ले रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा रकम नहीं है। अगर आप लोग सोचते हैं कि 80% से ज्यादा हमारे लिए 200 रुपया बड़ा है तो फिर आप लोग इस गेस क्वेश्चन को मत लीजिए। लेकिन अगर आपका परीक्षा में 80% नंबर आ जाता है तो फिर आप इस 200 को कब भूल जाइएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि हमारे लिए 80% नंबर ज्यादा बड़ा है कि 200 रुपया ज्यादा बड़ा है। अगर आप लोगों को 80% आ जाता है ना तो कितना बड़ा नौकरी मिल जाएगा आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है। लेकिन इस 200 के चलते अगर आप इस 80% वाले क्वेश्चन को नहीं लेते हैं तो फिर आपका परीक्षा में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम आपसे बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप लोग नहीं लिए हैं तो इस गेस क्वेश्चन को जरूर ले लीजिए। और हम पूरे दावा के साथ कहते हैं कि इसमें से 70-80% से ज्यादा क्वेश्चन लड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो अगर आप लोग समझ रहे हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में लिंक दिया हुआ है, जाकर के आप लोग परचेज कर लीजिए। क्वेश्चन देखने के बाद आपका मन खुश हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, तो 5 का सही जवाब हो जाएगा कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। 5 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए, फटाफट से आप लोग छठा नंबर क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखिए, सबसे पहले 1 मिनट को अगर आप सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड होता है, तो 120/60 कर दीजिए, क्योंकि 60 सेकंड होता है। अब काटेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 6 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए, सातवां नंबर क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। सातवां नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, 7 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। चलिए, आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। जब लघु पतन होगा तो उस समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है कि बहुत कम होता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अधिक होता है। 8 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। 9वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने। 9 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इस तरीके से उत्तल लेंस का चित्र आप लोग बनाते हैं। यहां पर देख लीजिए, किनारा का भाग पतला है, लेकिन जो बीच का भाग है वह मोटा भाग है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन, आप लोग फटाफट से आंसर बताते जाइए।
हम जैसे ही प्रश्न पढ़ते हैं आपका आंसर नीचे कमेंट में आ जाना चाहिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा m बराबर v/u होता है। 11 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा r बराबर 2f होता है। ध्यान रखिएगा r बराबर 2f होता है। चलिए उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? मानव नेत्र में 13 नंबर क्वेश्चन तो आप सभी लोगों को पता होगा कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। 13 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनाता है? 14 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 14 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस चीज पर आधारित होता है? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 15 का सी नंबर ऑप्शन यदि आप लोग बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि जब हम गेस क्वेश्चन दे रहे थे तो इस पीडीएफ में से भी बहुत सारे क्वेश्चन गेस क्वेश्चन में हैं। तो अगर आप लोग इस पूरे क्वेश्चन को देखते हैं तो फिर गेस क्वेश्चन के अधिकांश क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट गेस क्वेश्चन खरीद लिए हैं तो उनके लिए तो स्पेशल है ही, वह तो स्पेशल रूप से तैयारी कर ही सकते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन समझिए, 200 रुपया में कोई अगर स्पेशल तैयारी कर सकता है तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। देखिए अभी इंटर वालों का एग्जाम हो रहा है और इंटर वाले लड़के छटपटाए हुए हैं कि कहीं से उनको गेस क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन जिनको गेस क्वेश्चन नहीं मिल रहा है ना, उनसे जाकर के स्थिति पूछिए कि परीक्षा में कितना वो लिख पा रहे हैं। इसलिए अभी भी आपके पास मौका है, अभी बहुत दिन का समय बचा हुआ है। आप लोग अच्छे तरीके से गेस क्वेश्चन ले लीजिए और उससे पढ़ाई करिए, बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए जल्दी से बताइए 16 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। 17 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला है। ध्यान रखिएगा 17 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बताइए कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? 18 नंबर क्वेश्चन, तो 18 का सही जवाब हो जाएगा कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। 18 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन बताइए, फटाफट से हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो आप लोग जानते हैं कि खतरा का संकेत लाल रंग का होता है, तो 19 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन बताइए, 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं? 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा 1 वाट कहते हैं। 20 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच, तो 21 का सही जवाब हो जाएगा कि सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, यानी कि दूर हटता है, और जब अजातीय ध्रुव होते हैं तो वो आकर्षित करते हैं, यानी कि दोनों सटता है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर सजातीय कह रहा है तो दूर हटेगा, यानी कि प्रतिकर्षण होगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 22 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, जो कि एक बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? 23 नंबर क्वेश्चन, तो 23 का सही जवाब हो जाएगा मीटर यूनिवर्स होता है। ध्यान रखिएगा 23 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन बताइए, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? 24 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा 24 का बी नंबर ऑप्शन होगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, जो कि एक मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप लोग एकदम रट जाइएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन बताइए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, तो ध्यान रखिएगा फैराडे ने। 25 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो वह दर्पण कौन सा होगा? 26 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा कि अगर प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों आपस में बराबर है तो वह दर्पण कौन सा होगा? समतल दर्पण होगा। 26 का यहां पर सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन बताइए, 1 किलोवाट बराबर होता है। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा एसिटिक अम्ल कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 7 सुर होते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन बताइए, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति धीमी हो जाती है कि तेज हो जाती है? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा धीमी हो जाती है। 30 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया
अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu प्लस O2 से बन रहा है 2CuO। तो देखिए यहाँ पर कॉपर है जो ऑक्सीजन के साथ आकर के मिल रहा है, तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। जो भी ऑक्सीजन के साथ आकर के मिलेगा उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? AgCl। सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? AgCl होता है और इसका जो रंग होता है वह व्हाइट कलर का होता है, यानी कि श्वेत होता है। 32 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन बताइए, समीकरण CaCO3 से बन गया CaO प्लस CO2, यह किस प्रकार का समीकरण है? देखिए 1 से 2 बन रहा है, 1 से 2 बन रहा है तो इसको हम लोग वियोजन कहते हैं। 33 का ए ऑप्शन सही होगा। अगर 2 से 1 बन जाए तो उसको संयोजन कहते हैं, अगर 1 से 2 बन जाए तो उसको वियोजन कहते हैं। हम आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन बताइए कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? 34 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 34 का सही जवाब हो जाएगा Fe3O4 प्राप्त होता है। 34 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? 35 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा हमारे शरीर में जो पीएच है वह 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बताइए, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? तो 36 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, इंसुलिन करता है। डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? 37 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा CaCl2 यहाँ पर आयनिक यौगिक है। 37 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन से संयोग कौन नहीं करता है? तो ध्यान रखिएगा कि सोना कभी भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि अगर सोना ऑक्सीजन से संयोग करता तो फिर सोना का आभूषण कभी नहीं बनता। तो ध्यान रखिएगा कि सोना जो है वह ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। उसके बाद चलिए 39 नंबर क्वेश्चन बताइए कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो शुद्ध सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है, लेकिन जब सोने का आभूषण बन जाता है तो वह 22 कैरेट का हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो आपसे शुद्ध सोना पूछ रहा है तो यहाँ पर 24 कैरेट हो जाएगा। 39 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है? 40 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति, तो 40 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा 0.03% है। 40 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र, 41 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। 41 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, आप लोग फटाफट से आंसर बताते चलिए। हम जैसे ही प्रश्न पढ़ते हैं आपका जवाब नीचे आ जाना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है? 42 नंबर क्वेश्चन। देखिए जितना हम अभी आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं यही प्रैक्टिस आपके परीक्षा में काम आएगा। बस एक बार देख लेने से, एक बार पढ़ लेने से आपको वो याद नहीं रहेगा। जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको याद होगा। क्वेश्चन को देखते के साथ आप आंसर दे सकते हैं। इस प्रकार का क्षमता आप में डेवलप हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड समूह क्या होता है? तो 42 का सही जवाब हो जाएगा COOH। 42 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। तो देखिए ओजोन का सूत्र होता है O3, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। तो यहाँ पर 43 का सी ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 आवर्त होते हैं। 44 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या फिर हीमीहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से आप लोग बताइए, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का दूसरा नाम। तो 45 का सही जवाब हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। 45 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन बताइए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 46 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। चलिए उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन बताइए, पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 पिकोमीटर, तो ध्यान रखिएगा 47 का सही जवाब हो जाएगा 10 के पावर -12 मीटर। 47 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन बताइए, इथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा OH होता है। 48 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन बताइए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी अभिक्रिया में
भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक बोलते हैं। 49 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, तो 50 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा NaCl होता है। 50 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? 51 नंबर क्वेश्चन, तो 51 का सही जवाब हो जाएगा CH4 बायोगैस है। 51 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? पोटेशियम की परमाणु संख्या 52 नंबर क्वेश्चन, तो 52 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 होता है, ध्यान रखिएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? 53 नंबर क्वेश्चन बताइए, दुर्बल अम्ल कौन सा है? दुर्बल अम्ल, तो यहाँ पर CH3COOH दुर्बल अम्ल है, तो 53 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, कार्बन क्या है? 54 नंबर क्वेश्चन बताइए, कार्बन क्या है? धातु है कि अधातु है कि उपधातु है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कार्बन क्या है, तो अधातु है। 54 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में क्या बनता है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से जाइगोट बनता है। 55 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? किसी भी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? तो 56 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप कहलाता है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है? 57 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता ग्रास हॉपर है। 57 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग कौन सा है? 58 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। 58 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से बताइए कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो ध्यान रखिएगा कि जो कवक होता है वह मरे हुए जीव जंतुओं के शरीर से अपना पोषण लेता है, यानी कि इसमें मृतजीवी पोषण होता है। 59 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन बताइए कि ऑक्जिन क्या है? 60 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, ऑक्जिन क्या है? तो 60 का सही जवाब हो जाएगा, ऑक्जिन एक हार्मोन है। चलिए उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली होती है। मानव में डायलिसिस थैली किसको बोला जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि नेफ्रॉन को ही डायलिसिस थैली बोला जाता है। तो 61 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 62 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन होगा, उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को हम लोग क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। आप लोग तो पहले भी जानते होंगे। तो 63 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? एकलिंगी पादप का उदाहरण पपीता हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर 64 का सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन, तो 65 का सही जवाब हो जाएगा कि मुकुलन द्वारा प्रजनन इष्ट में होता है। 65 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उसके बाद चलिए 66 नंबर क्वेश्चन बताइए कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर को क्या कहते हैं? सॉरी, यहां पर कह रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर कह रहा है कि किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो ध्यान रखिएगा कि जो मच्छर मलेरिया उत्पन्न करता है, यानी कि जिसका नाम क्या होता है? मादा एनोफिलीज होता है। तो यहाँ पर 66 का सही जवाब कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा कि मलेरिया वाला मच्छर गंदा जल में होता है। तो 66 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है? जल्दी से बताइए। तो 67 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में पनपता है। तो 67 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन बताइए कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कौन से स्फीयर में पाई जाती है? तो 68 का सही जवाब हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में। 68 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। ऊर्जा को ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं? तो 69 का सही जवाब हो जाएगा उत्पादक कहलाते हैं। 69 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ATP, तो कह रहा है कि किस चीज का वाहक होता है? तो ध्यान रखिएगा 70 का सही जवाब हो जाएगा, यह ऊर्जा का भी वाहक होता है, ऊर्जा का संग्राहक भी होता है और ऊर्जा का सिक्का भी इसको बोला जाता है। तो 70 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? 71 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्वपोषी पोषण के लिए उपयुक्त सभी, यानी 71 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन बताइए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा
जाएगा 72 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, शुक्राणुओं का मोचन कहां होता है? बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए शुक्राणुओं का मोचन कहां होता है? तो 73 का सही जवाब हो जाएगा शुक्रवाहिका में शुक्राणुओं का मोचन होता है, शुक्रवाहिका नली, इसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन बताइए, ओजोन परत के अवक्षय में कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है? ओजोन परत का जब अवक्षय होगा, ह्रास होगा, तो उससे कौन सा बीमारी होगा? तो ध्यान रखिएगा उससे त्वचा कैंसर भी होता है, मोतियाबिंद भी होता है और उत्परिवर्तन भी होता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी बीमारी होगा। चलिए उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, अनुवांशिक गुणों का संदेश किस चीज में होता है? तो 75 का सही जवाब हो जाएगा डीएनए अणु में होता है, डीएनए के कारण ही अनुवांशिक गुण एक दूसरे में आते हैं। चलिए उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन, एक नर हार्मोन कौन सा है? यहां पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से नर हार्मोन कौन सा है? तो 76 का सही जवाब हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है, ध्यान रखिएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन बताइए, शुक्राणुओं का निर्माण कहां होता है? तो यह तो काफी आसान प्रश्न है कि शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, तो 77 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन बताइए कि किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? 78 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, क्योंकि मेंडल ने ही सबसे पहले आनुवंशिकी वाला प्रयोग किया था। 78 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन बताइए, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। 79 नंबर क्वेश्चन, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ध्यान रखिएगा कि विसरण द्वारा होता है, जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है। अब चलिए हम लोग सबसे फाइनल और 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इसी तरह के हर एक क्लास का वीडियो, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो हम आपके पास पहुंचाते रहें। और ध्यान रखिएगा कि हमारा जितना भी क्लास चलता है, जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, हर एक क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा संशोधन होता है और हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे एक एक क्वेश्चन को आप बहुत ही ज्यादा गहराई से याद करिएगा, एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, तभी आपके परीक्षा में पूरा क्वेश्चन बनेगा, एक नंबर का भी नहीं छूटेगा। चलिए अब हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 80 का सही जवाब हो जाएगा कि मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। 80 का ए ऑप्शन सही होगा। तो चलिए 80 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हम आपको बता दिए। तो कुल मिलाकर के आज हम 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह क्लास आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगा होगा। तो मजे से आप लोग क्लास किए, तो जल्दी से अब आप लोग कमेंट में बताइए कि 80 में से कितने क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दे पाए हैं। उम्मीद करते हैं कि कम से कम 75 प्लस का तो सही जवाब जरूर दिए होंगे। अगर 75 प्लस से भी कम दे रहे हैं तो फिर आपको और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि 80 में 75 प्लस का अगर आप लोग जवाब दे रहे हैं तो आपका परीक्षा भी बहुत ही बेहतरीन रूप से जाएगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि और ज्यादा बेहतरीन जाए, परीक्षा में हमारा 70-80 नंबर जो है वह कंफर्म हो जाए, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, कमेंट में जाइए, लिंक दिया हुआ है। इस गेस क्वेश्चन को परचेज करिए और इस गेस क्वेश्चन को पूरा कंठस्थ कर लीजिए। गेस क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन आपके लिए रामबाण है और अमृत के समान है। ध्यान रखिएगा कि जितने सारे भी क्वेश्चन है उस पर बहुत ज्यादा मेहनत लगा हुआ है, बहुत ज्यादा संशोधन करने के बाद ही वह गेस क्वेश्चन हम आपके पास दिए हैं। तो उसमें से क्वेश्चन हर हाल में लड़ेगा। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि गेस क्वेश्चन परचेज करें तो जल्दी जाइए और उसे परचेज कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।